और हम सब सुप्रीम कोर्ट को मतलब न्याय का सबसे ऊंचा मंदिर तो मानते हैं, लेकिन इस मंदिर की असली शक्ति, इसकी ताकत का सोर्स क्या है? और ये जानना बहुत जरूरी है। हाँ, क्योंकि ये शक्ति संविधान के कुछ मुश्किल लगने वाले अनुच्छेदों में छिपी है। बिल्कुल, और ये सिर्फ कानूनी शब्द नहीं है ना? ये वो औजार हैं जो तय करते हैं कि देश में कानून का राज कैसे चलेगा और हर नागरिक को न्याय कैसे मिलेगा। जी हाँ, बिल्कुल। और आज हमारे पास जो सोर्स है वो इन शक्तियों को समझने का एक कमाल का शॉर्टकट देता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट से जुड़े 11 सबसे जरूरी अनुच्छेदों मतलब आर्टिकल्स 135 से 145 को याद करने के लिए एक कोड दिया गया है। एक कोड? हाँ, तो आज का हमारा मिशन है इस कोड को क्रैक करना और ये समझना कि ये अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट को इतनी अपार शक्ति देते कैसे हैं। और वो कोड है FSR EWA LSCAR। सुनने में किसी जासूसी फिल्म का कोड वर्ड लगता है, लेकिन सोर्स का दावा है कि ये सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों का पूरा नक्शा है, एक तरह का मैप। हाँ, हम इसे 3 हिस्सों में तोड़कर समझेंगे। FSR कोर्ट की नींव कैसे रखी गई, EWA इसकी शक्तियों का विस्तार कैसे होता है, और फिर LSCAR मतलब इसके फैसले पूरे देश की हकीकत कैसे बन जाते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं, इस नक्शे को खोलते हैं। तो पहला हिस्सा है FSR। इसका पहला अक्षर F जो हमें ले जाता है अनुच्छेद 135 पर, और इसका कनेक्शन है भारत के फेडरल कोर्ट से। हाँ, संघीय न्यायालय से। मतलब ये हुआ कि आजादी से पहले के फेडरल कोर्ट के सारे अधिकार वो सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट को मिल गए। एक तरह की विरासत है ना। इसी सिर्फ विरासत कहना, मुझे लगता है इसकी अहमियत को कम करना होगा। अच्छा। हाँ, सोचिए अगर 1947 में ऐसा नहीं होता तो क्या होता। देश में चल रहे हजारों केस जिनका फैसला आने वाला था, वो सब रातों रात शून्य हो जाते, एक कानूनी अराजकता फैल जाती। तो ये अनुच्छेद सिर्फ एक ट्रांसफर नहीं था, ये नए भारत को कानूनी तौर पर लड़खड़ाने से बचाने वाला एक सेफ्टी वाल्व था। वाह, इसने न्यायिक निरंतरता को बनाए रखा। ये तो बहुत गहरा पॉइंट है। अब आते हैं एस पर, यानी अनुच्छेद 136 स्पेशल लीव टू अपील। अपील के लिए विशेष अनुमति। ये सुनने में बहुत शक्तिशाली लगता है कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी अदालत के फैसले के खिलाफ अपील सुन सकता है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि इसमें स्पेशल या विशेष का क्या मतलब है? क्या सुप्रीम कोर्ट हर किसी की अपील सुनता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। या फिर ये ताकतवर लोगों के पक्ष में ज्यादा इस्तेमाल होता है, जिनके पास बड़े वकील होते हैं? ये बहुत जरूरी सवाल है। विशेष का मतलब ही यही है कि ये किसी का अधिकार नहीं है। अच्छा। ये पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट के विवेक पर निर्भर करता है। कोर्ट हर मामला नहीं सुनता, बल्कि सिर्फ उन्हीं मामलों को चुनता है जहां उसे लगता है कि कानून का कोई बहुत बड़ा सवाल जुड़ा है या न्याय का घोर हनन हुआ है। तो एक तरह का फिल्टर है। हाँ। और रही बात इसके दुरुपयोग की, तो देखिए ये चिंता हमेशा बनी रहती है, लेकिन सिद्धांत ये है कि ये शक्ति न्याय का अंतिम दरवाजा है जो तब खुलता है जब बाकी सारे रास्ते बंद हो चुके हों। ठीक है, तो ये एक तरह का इमरजेंसी एग्जिट है न्याय के लिए। FSR का आखिरी अक्षर है R, अनुच्छेद 137 यानी रिव्यू, समीक्षा। जी, समीक्षा। सुप्रीम कोर्ट अपनी ही फैसलों की समीक्षा कर सकता है, लेकिन क्या बार बार समीक्षा करने से न्यायिक फैसलों की निश्चितता कम नहीं होती? अगर हर कोई सोचेगा कि फैसला बाद में बदल सकता है, तो क्या इससे मतलब कानून के राज का सिद्धांत कमजोर नहीं होगा? बिल्कुल, और इसीलिए समीक्षा का दायरा बहुत सीमित रखा गया है। अच्छा। हाँ, ये अपील की तरह नहीं है कि आप फिर से पूरी बहस करें। रिव्यू तभी होता है जब फैसले में कोई बहुत बड़ी और साफ गलती रह गई हो, जिसे एरर अपेरेंट ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड कहते हैं। ओके। या फिर कोई ऐसा नया और महत्वपूर्ण सबूत सामने आ जाए जो पहले मौजूद नहीं था। तो ये सिस्टम को सुधारने का एक तरीका है, न कि उसे अस्थिर करने का। तो ये कोर्ट का ये स्वीकार करना है कि हमसे भी गलती हो सकती है। एग्जैक्टली, और हम उसे सुधारने को तैयार हैं। तो FSR हमें सुप्रीम कोर्ट की एक मजबूत बुनियाद की तस्वीर देता है, एक ऐतिहासिक विरासत, अपील सुनने की असाधारण ताकत और खुद को सुधारने की क्षमता। सही। लेकिन क्या ये शक्तियां पत्थर की लकीर हैं? यहीं पर हमारा अगला कोड EWA दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि ये दिखाता है कि कैसे सुप्रीम कोर्ट की शक्ति स्थिर नहीं बल्कि लचीली है और समय के साथ बढ़ भी सकती है। हाँ, EWA में पहला अक्षर है E, अनुच्छेद 138 यानी एनलार्जमेंट, विस्तार, क्षेत्राधिकार का विस्तार। सोर्स बताता है कि संसद कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को बढ़ा सकती है। मुझे ये थोड़ा अजीब लगा। मैं तो सोचता था कि न्यायपालिका और विधायिका अलग अलग हैं। क्या इससे राजनीतिक दखलंदाजी का खतरा नहीं बढ़ता? पहली नजर में ऐसा लग सकता है, लेकिन ये असल भी शक्तियों के संतुलन का एक बेहतरीन उदाहरण है। वो कैसे? देखिए,
संविधान निर्माताओं ने ये शक्ति न्यायपालिका को खुद नहीं दी, बल्कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों यानी संसद को दी। अच्छा, इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों का विस्तार तभी होगा जब देश को लोकतांत्रिक रूप से उसकी जरूरत महसूस होगी। ये सुनिश्चित करता है कि न्यायपालिका अपनी शक्तियों को मनमाने ढंग से न बढ़ा ले। समझ गया। अब आते हैं डब्ल्यू पर। अनुच्छेद 139 यानी रिट। राइट। अनुच्छेद 32 के तहत तो सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों के लिए रिट जारी कर ही सकता है। तो फिर इस अलग अनुच्छेद की क्या जरूरत पड़ गई? देखिए, अनुच्छेद 32 सिर्फ मौलिक अधिकारों के लिए है। हाँ, पर यह अनुच्छेद कहता है अन्य मकसदों के लिए भी। अन्य मकसदों का कोई असली उदाहरण है क्या? बिल्कुल। मान लीजिए कल को देश में डेटा प्राइवेसी या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ा कोई बड़ा संकट खड़ा हो जाता है। ओके। जिसमें किसी के मौलिक अधिकार का सीधा हनन नहीं हो रहा, लेकिन जनहित में कोर्ट का दखल जरूरी है। तब संसद चाहे तो कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट को खास रिट जारी करने की शक्ति दे सकती है, ताकि वो किसी सरकारी या प्राइवेट संस्था को सीधे निर्देश दे सके। अच्छा, तो ये भविष्य की चुनौतियों के लिए है। हाँ, ये प्रावधान सुप्रीम कोर्ट को भविष्य की अनजानी चुनौतियों के लिए तैयार रखता है। ओके, और इस ब्लॉक का आखिरी अक्षर है ए, अनुच्छेद 140 एंसिलरी पावर्स, सहायक शक्तियाँ। ये शब्द सुनने में थोड़ा मतलब गोलमोल लगता है। सहायक शक्तियाँ, ये तो एक खाली चेक जैसा लगता है। क्या कोर्ट इस आड़ में कुछ भी करने का आदेश दे सकता है? इसकी सीमाएं क्या हैं? नहीं, इसे एक उदाहरण से समझते हैं। 2G स्पेक्ट्रम घोटाले की जांच के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मामले की निगरानी के लिए एक विशेष जांच दल SIT का गठन किया था। हाँ, मुझे याद है। और उसकी निगरानी भी की। अब संविधान में कहीं भी सीधे SIT की निगरानी का जिक्र नहीं है, लेकिन पूर्ण न्याय करने के अपने मुख्य लक्ष्य को पूरा करने के लिए ये एक जरूरी सहायक कदम था। अच्छा, यही है एंसिलरी पावर इन एक्शन। मुख्य लक्ष्य को पाने के लिए जरूरी सहायक शक्तियों का इस्तेमाल करना। इसकी सीमा यही है कि ये शक्ति हमेशा कोर्ट के मुख्य अधिकार क्षेत्र से जुड़ी होनी चाहिए। ठीक है, तो कोर्ट के पास एक मजबूत नींव है FSR, और अपनी शक्तियों को बढ़ाने की गुंजाइश भी है EWA। लेकिन असली सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट के शब्दों में इतना वजन क्यों है? कैसे दिल्ली में दिया गया एक फैसला कन्याकुमारी के एक गांव की हकीकत बन जाता है? इसका जवाब हमारे कोर्ट के आखिरी और सबसे शक्तिशाली हिस्से में छिपा है, LSCR। यहाँ से हम शक्तियों के असली अमल पर आते हैं। LSCR में पहला अक्षर है L। अनुच्छेद 141 लॉ डिक्लेयर्ड इज बाइंडिंग, यानी सुप्रीम कोर्ट जो भी कानून घोषित करेगा वो देश की सभी अदालतों पर बाध्यकारी होगा, बाइंडिंग होगा। हाँ, ये न्यायिक मिसाल का सिद्धांत है। प्रेसिडेंट, ये भारतीय कानूनी प्रणाली की रीढ़ है। रीढ़ की हड्डी। हाँ, इसका मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि निचली अदालतों को फैसला मानना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट जब किसी कानून की व्याख्या करता है तो वो व्याख्या अपने आप में एक कानून बन जाती है। अच्छा, जैसे जब कोर्ट ने कहा कि निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, तो वो सिर्फ उस एक केस का फैसला नहीं था, वो पूरे देश के लिए एक नया कानून बन गया। हाँ, ये पूरे देश में कानूनी स्थिरता और एक रूपता लाता है। बिल्कुल। यहाँ एक और S है जो अनुच्छेद 142 के लिए है, सुओ मोटो और कंप्लीट जस्टिस करने की शक्ति कहता है। पूर्ण न्याय। पूर्ण न्याय, ये सुनने में एक सुपर पावर जैसा लगता है, लेकिन कौन तय करेगा कि पूर्ण न्याय क्या है? क्या ये खतरनाक रूप से सब्जेक्टिव नहीं है? ये है, और यही इस अनुच्छेद की ताकत भी है और इस पर होने वाले विवाद की जड़ भी। इसे सुप्रीम कोर्ट का ब्रह्मास्त्र माना जाता है। ये कोर्ट को किसी भी मामले में न्याय करने के लिए कोई भी आदेश पारित करने की शक्ति देता है, खासकर तब जब उस स्थिति के लिए कोई बना बनाया कानून मौजूद ना हो। जैसे कि भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को मुआवजा दिलवाने से लेकर ताजमहल को प्रदूषण से बचाने के लिए फैक्ट्रियों को बंद करवाने तक कई ऐतिहासिक फैसले इसी अनुच्छेद के तहत हुए हैं। लेकिन क्या आलोचक इसे न्यायिक सक्रियता या न्यायिक अतिक्रमण का सबसे बड़ा जरिया नहीं मानते? बिल्कुल मानते हैं कि कोर्ट कानून बनाने का काम कर रहा है जो असल में संसद का काम है। और यही इस पर सबसे बड़ी बहस है। एक तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं कि जब सरकारें नाकाम हो तो न्याय के लिए ये जरूरी है। दूसरी तरफ वो हैं जो कहते हैं कि ये शक्तियों के बंटवारे के सिद्धांत का उल्लंघन है। मतलब एक बहुत महीन रेखा है। बहुत महीन। इस अनुच्छेद ने अनगिनत लोगों को न्याय दिलाया है, लेकिन इस पर हमेशा ये सवाल उठता रहेगा
कि पूर्ण न्याय की आड़ में न्यायपालिका अपनी सीमाओं को लांघ तो नहीं रही। वाकई ये तो कभी ना खत्म होने वाली बहस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 143 यानी कंसल्टेशन। सलाह। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। मेरा सवाल है, राष्ट्रपति के पास तो अपनी पूरी कानूनी टीम होती है, अटॉर्नी जनरल होते हैं, तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट से सलाह की जरूरत क्यों पड़ती है? और अगर सलाह बाध्यकारी ही नहीं है तो इसका फायदा क्या है? इसका फायदा राजनीतिक और सांकेतिक ज्यादा है। जब कोई बहुत बड़ा संवैधानिक या कानूनी संकट खड़ा हो जाता है, जैसे बाबरी मस्जिद के समय हुआ था, अच्छा, तब सरकार सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगकर उस मुद्दे को एक निष्पक्ष और कानूनी नजरिए से देखना चाहती है। भले ही सलाह बाध्यकारी ना हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की राय का अपना एक नैतिक वजन होता है। हाँ, एक मोरल वेट। जी, ये सरकार को एक मुश्किल राजनीतिक फैसला लेने में मदद कर सकता है या उसे किसी गलत कदम से रोक भी सकता है। अच्छा, फिर आता है अनुच्छेद 144 यानी एड, सहायता। सभी अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट की सहायता करनी होगी। हाँ, तो क्या ये एक तरह की ऑरल्स क्लॉज है जो पूरे सरकारी तंत्र को कोर्ट के आदेश मानने पर मजबूर करती है? आप इसे ऐसे कह सकते हैं। ये अनुच्छेद सुनिश्चित करता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले सिर्फ कागजी शेयर बनकर ना रह जाएं। अच्छा, इसका मतलब है कि एक जिला कलेक्टर से लेकर एक पुलिस कांस्टेबल तक हर कोई कानूनी रूप से सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करने में मदद करने के लिए बाध्य है। और अगर वे नहीं करते? अगर वे ऐसा नहीं करते तो ये अदालत की अवमानना मानी जाएगी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो ये जमीनी हकीकत बदलने की असली शक्ति देता है। बिल्कुल। और अब हम अपने कोर्ट के बिल्कुल अंत में हैं। आखिरी अक्षर है आर, अनुच्छेद 145 यानी रूल्स ऑफ कोर्ट, न्यायालय के नियम। हाँ, मतलब सुप्रीम कोर्ट अपने कामकाज के नियम खुद बनाता है? हाँ, और ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता का सबसे बड़ा प्रतीक है। वो कैसे? सुप्रीम कोर्ट को ये तय करने के लिए कि कौन सी बेंच किस मामले को सुनेगी, वकीलों के लिए क्या नियम होंगे या याचिकाएं कैसे दायर होंगी, इन सब के लिए उसे संसद। तो FSRAY, LSCR, ये वाकई सिर्फ एक ट्रिक नहीं है, ये तो सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों का पूरा DNA है। हाँ, कह सकते हैं। हमने देखा कि कैसे ये अनुच्छेद कोर्ट को अतीत की नींव देते हैं, उसे भविष्य के लिए तैयार करते हैं और वर्तमान में उसे जबरदस्त ताकत देते हैं। बिल्कुल, ये एक जटिल लेकिन शानदार ढांचा है जिसमें शक्तियों का संतुलन भी है और न्याय सुनिश्चित करने का लचीलापन भी। हर अनुच्छेद एक दूसरे से जुड़कर इस संस्था को वो बनाता है जो वो आज है। इस कोड को डिकोड करना और सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों की परतों को एक एक कर समझना वाकई एक शानदार यात्रा रही। इस चर्चा को एक अंतिम विचार के साथ खत्म करते हैं। जरूर। हमने अनुच्छेद 142 की बात की जो सुप्रीम कोर्ट को पूर्ण न्याय करने की अभूतपूर्व शक्ति देता है। ये शक्ति कई बार उन लोगों को न्याय दिलाने के लिए जरूरी साबित हुई है जहां कानून और व्यवस्था मतलब खामोश थे। हाँ, इस पर हमने विस्तार से बात की। तो यहाँ एक सवाल है जिस पर सोचना चाहिए। जब न्यायपालिका पूर्ण न्याय करने के लिए मौजूदा कानूनों से आगे बढ़कर आदेश देती है तो वह कानून की व्याख्या करने और कानून बनाने के बीच की महीन रेखा को धुंधला कर देती है। हाँ, धुंधला कर देती है। एक लोकतंत्र में जहाँ कानून बनाने का काम विधायिका का है, इन दोनों के बीच सही संतुलन क्या होना चाहिए? ये कोई आसान सवाल नहीं है। यदि हर पीढ़ी पर छोड़ दिया गया है कि वो इस संतुलन को अपने समय के हिसाब से खोजें, और यही सवाल शायद भारतीय लोकतंत्र की सबसे जरूरी और लगातार चलने वाली बहस है।